हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का पढ़ने जा रहे हैं। आखिर इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं हम? तो सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस की क्रांति को पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये फ्रांस की क्रांति ही पूरे विश्व में हुई थी, पूरे वर्ल्ड में, जो एक प्लेटफॉर्म सेट की थी दूसरे रिवॉल्यूशंस के लिए। मतलब उसके बाद बहुत सा रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जर्मनी का रिवॉल्यूशन, इंडियन रिवॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं बेस क्या था? फ्रांस की क्रांति थी। और क्रांति होती क्यों है? तो जब भी नागरिकों के पे अत्याचार होगा, जब भी किसी देश के नागरिकों पे अत्याचार होगा, वहां की सरकार उनसे बर्बरतापूर्ण पेश आएगी, मतलब उनसे काफी ज्यादा उनको सताएगी। तो वहां के लोग क्या होंगे? काफी ज्यादा दुखी रहेंगे और वहां पे क्या करेंगे? एक बार उनका जो सैलाब है, जन सैलाब, उबड़ेगा और पूरी तरह सत्ता को खत्म कर देगा। इसी वजह से अगर आपके देश के लोग खुश हैं तो आपकी सरकार चलेगी, वरना आपकी सरकार नहीं चलेगी। क्लियर है? तो आखिर फ्रांस में हुआ क्या? तो इसके लिए आपको मेरे साथ एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि 14 जुलाई 1789 की सुबह, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, पेरिस शहर जो था पूरी तरह से जाग गया, पूरी तरह से अलर्ट हो गया। रीजन क्या था अलर्ट होने का? क्योंकि राजा ने ऑर्डर दिया था, राजा ने, फ्रांस के राजा ने, अब मैं राजा का नाम आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले इतना जानिए कि 14 जुलाई 1789 की सुबह क्या हुआ कि पूरे पेरिस शहर क्या हो गया? अलार्म, मतलब पूरे अलर्ट हो गया। 14 वहां के राजा ने कमांड दिया था, मतलब ऑर्डर दिया था अपनी आर्मी को कि आप शहर में घुस जाइए। ठीक है, और अफवाहें कुछ इस प्रकार फैली थी पूरे शहर में कि राजा ने यह भी कहा है कि शहर में घुसकर आप पूरे नागरिकों पे क्या करिए? अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसको, इसके डर से या इसका विरोध करने के लिए, जो कह लीजिए आप कहिए, विरोध करने के लिए क्या हुआ? पेरिस शहर में कुछ 7,000 के आसपास मर्द और औरत, मेन एंड वोमेन, क्या हुए? इकट्ठा हुए टाउन हॉल के सामने, और एक पीपल का, मतलब जनता का जन सैलाब बनाया, एक ग्रुप बनाया। और वो क्या करने लगे? पूरी तरह से जाके गवर्नमेंट बिल्डिंग में आर्म्स की तलाश से, मतलब हथियारों की तलाश में इधर से उधर भटकना शुरू कर दिए। फाइनली कहता है कि एक समय बाद, एक समय ऐसा आया कि जब 100 लोगों की संख्या में एक जो ग्रुप था वहां का आदमी का, शहर की ईस्टर्न पार्ट में गया। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि शहर की ईस्टर्न पार्ट में क्या बसा हुआ था, तो आपका आंसर होना चाहिए कि शहर के ईस्टर्न पार्ट में जो आपका है, आपका किला था। किसका किला था? बैस्टील का जो था किला था। वेयर दे होप टू फाइंड होल्डेड एम्यूनिशन, जहां पे उन्होंने उम्मीद था कि वहां पे क्या होगा? वहां बहुत सारा गोली बम बारूद होगा। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बैस्टाइल के किले को तोड़ दिया और उससे जितने भी जो कैदी थे, कैदी सिर्फ नाम मात्र के थे। कितने कैदी थे? 7 कैदी थे। ठीक है, उस 7 कैदी को क्या किया? भगा दिया। क्योंकि बैस्टाइल एक राजा के तानाशाही का एक नमूना था, एक चिन्ह था। तो वहां के लोगों ने सारे क्या कर दिया? बैस्टाइल के किले को तोड़ दिया, और कुछ लोग इसको एज ए निशानी रखने के लिए इसको क्या किए? मार्केट में बेचना शुरू कर दिए। उसके बाद से क्या हुआ कि 14 जुलाई के बाद कुछ दिन तक पूरे शहर में क्या हुआ? दंगा फसाद होना क्या हो गया? शुरू हो गया। क्या हुआ? पूरे शहर में दंगा फसाद होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोग क्या होने लगे? काफी ज्यादा सरकार पे प्रेशर बढ़ गया। और सबसे बड़ा रीजन क्या था दंगा फसाद होने का? कि वहां की जनता क्या थी? वहां से बिल्कुल भी राजा से खुश नहीं थी, क्योंकि वहां के राजा ने क्या किया था? टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया था, ब्रेड के पैसेज को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि लोगों को रहना मुश्किल हो गया था, खाना मुश्किल हो गया था। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी तक इतना समझे हैं? आगे चलते हैं। जब आप पेज नंबर 4 खोलेंगे अपने हिस्ट्री के बुक का, एनसीईआरटी का, तो उसमें पहला टॉपिक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। कहता है कि फ्रांस का जो समाज था वो लेट 18th सेंचुरी में कैसा था? लेट 18th सेंचुरी कहने का मतलब क्या होता है कि 1780 से लेके 1800 तक के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? लेट 18th सेंचुरी। और कोई बोलेगा अर्ली 18th सेंचुरी क्या होता है? 1700 से लेके 1720 1730 तक के पीरियड को क्या बोलेंगे हम लोग? अर्ली 18th सेंचुरी। क्लियर है पॉइंट? आगे कहता है कि 1774 में, 1774 में लुइस 16 ने, किसने? लुइस 16 ने फ्रांस की राजगद्दी संभाली। अब की एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फ्रांस का राजा 1774 में कौन बना? तो इसका उत्तर है कि फ्रांस का राजा, मतलब किंग ऑफ फ्रांस, कौन बना? लुइस 16 बना। क्लियर है? उसके बाद कहता है कि उसने क्या किया? उसने 20 साल की उम्र में ही किससे शादी कर ली? ऑस्ट्रियन की रानी, ऑस्ट्रिया की रानी, जिसका नाम क्या था? मैरी एंटोनिएट। क्या नाम था ऑस्ट्रियन की रानी का? मैरी एंटोनिएट। क्लियर है?
मैरी एंटोनियट से शादी कर ली। और एक और बात यहाँ पे कि लुइस 16 किस किंगडम से बिलोंग करता था, किस फैमिली से बिलोंग करता था, क्या नाम था फैमिली का? बुर्बो राजवंश से क्या करता था, वो बिलोंग करता था बुर्बो फैमिली से। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता था, क्या बोलेगा? बुर्बो फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी पत्नी का नाम क्या था? मैरी एंटोनियट नाम था। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे साथ साथ क्या करना है, आपको भी घर पर बोलकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। आगे, जब लुइस 16 क्या बना, राजा बना देश का, तो उस समय पूरी खजाना क्या था देश का? खाली था, उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि रीजन क्या था फ्रांस के खजाने के खाली होने का? क्योंकि लंबे समय तक फ्रांस जो है वार किया था, इसी वजह से उसका वहां का फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हो गया? पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। क्लियर है? आगे, अब कहता है कि पैसा तो नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन खर्चा रुकता है। पैसा नहीं है ऐसा थोड़े कि पैसा अगर आपके पास नहीं तो खर्चा आपका रुक जाएगा। खाना खाना छोड़ दीजिएगा, आप नहीं छोड़िएगा, कपड़ा पहनना छोड़िएगा, नहीं छोड़िएगा, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, कर्ज लेके ही करना तो पड़ेगा ना। कहता है कि लुइस 16 का एक और खर्चा क्या था कि उसके जो विशाल राजमहल था, बहुत बड़ा जो शीश महल था, राजमहल था, वर्सलाइज पैलेस जो नाम था, वर्सलाइज का किला, उसका मेंटेनेंस भी क्या था? एक बहुत बड़ा खर्चा था। उसके बाद लुइस 16 ने क्या किया था, फ्रांस ने क्या किया था कि 13 अमेरिकन कॉलोनी को मदद की थी। ठीक है ना, किसको मदद की थी? 13 अमेरिकन कॉलोनी को क्या मदद की थी? उसको ब्रिटिश के चुंगल से आजाद कराने में क्या किया था? मदद किया था। क्लियर है इतना पॉइंट? क्या किया था? ब्रिटिश के चुंगल से आजाद कराने में मदद किया था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, उसके बाद कहता है कि वॉर जो हुआ उससे क्या हुआ? जो वार मतलब ब्रिटिश, फ्रांस लड़ा ब्रिटिश के साथ में, उससे क्या हुआ कि बहुत सारा जो कर्ज है उसके ऊपर क्या हो गया? ऑलरेडी चढ़ गया। और टोटल कर्ज कितना हो गया? 2 बिलियन लिवरे। कितना हो गया? 2 बिलियन लिवरे उसके ऊपर कर्ज हो गया, जो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। अब एक बात बताइए, आप जिससे कर्ज लिए रहिएगा वो आपके ऊपर क्या करेगा? प्रेशर डालेगा कि नहीं डालेगा कर्ज लौटाने का? वही डालेगा। तो वहां पे भी वही हुआ। वहां के जो लोग राजा को कर्ज दिए थे, सरकार को जो कर्ज दिए थे, बोले कि भैया हमको अपने कर्ज का रकम वापस चाहिए, हमको इंटरेस्ट चाहिए। और इंटरेस्ट का रेट कितना बोले उन्होंने? 10% बोला। कितना बोला उन्होंने? 10% का इंटरेस्ट रेट बोला। क्लियर है इतना बात? आगे, तो फ्रेंच गवर्नमेंट क्या करती? उसने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया। उसने क्या कर दिया? टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि उसको अपने रेगुलर एक्सपेंसेस जो क्या करना था? पूरा करना था। रेगुलर एक्सपेंसेस क्या थे उसके? तो जैसे कि उसका आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को चलाना, गवर्नमेंट ऑफिस को चलाना, यूनिवर्सिटी को चलाना। क्लियर है? अब यहां पर मैं आपको सबसे क्लियर बात बताता हूं इतना दूर के अब आने के बाद, कि उस समय का जो फ्रांस का सोसाइटी था, उस समय का जो फ्रांस का सोसाइटी था, वो 3 भागों में क्या था? बटा हुआ था। पहले का नाम क्या था? कलर्गी, ठीक है, जिसको हम लोग पादरी कहते हैं। दूसरे का नाम क्या था? नोबिलिटी। और तीसरे का नाम क्या था? थर्ड स्टेट। 3 स्टेट में था। फर्स्ट स्टेट इक्वल टू कलर्जी, सेकेंड स्टेट इक्वल टू नोबिलिटी, थर्ड स्टेट इक्वल टू बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, स्मॉल पीजेंट्स, ठीक है, लैंडलेस लेबर, आर्टिस्ट, टीसी। क्लियर है? सोसाइटी कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। पहला फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये थी कि वहां के टोटल पॉपुलेशन में 90% क्या थे? किसान थे। हम अगर आपसे पूछेगा कि फ्रांस का जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो आप बोलिएगा 90% वहां पे क्या है पॉपुलेशन में? किसान हैं। लेकिन वहां पर जो स्मॉल नंबर ऑफ लैंड जो है, मतलब 90% किसानों के पास क्या है? बहुत ही कम लैंड है। और अधिकतर लैंड किसके पास है? तो 60% ऑफ द लैंड का कितना भाग? 60% लैंड का भाग किसके पास है? फर्स्ट स्टेट के पास, मतलब क्लर्जी के पास है, चर्च के पास है, नोबल्स के पास है, और थर्ड स्टेट के बिग बिजनेसमैन के पास है, रिचर लोगों के पास है। क्लियर है? कहता है कि जो मेंबर्स है फर्स्ट 2 स्टेट्स के, मतलब जो पहले 2 स्टेट्स के मेंबर है, मतलब क्लर्जी और नोबिलिटी वाले, वो क्या करते हैं? कुछ ऐसा प्रिविलेज एंजॉय करते हैं, जैसे कि उनको बचपन से, मतलब शुरू से ही क्या करना है? टैक्स उनको नहीं देना है। उसके बाद और क्या है कि वो किसानों, मतलब किसान क्या है? किसान की एक दायित्व बनती है कि उनके खेतों पर जाकर क्या करना है? काम करना है, भले अपने खेत पर काम हो या ना हो। अब आपको हम समझाते हैं कि फ्रांस में टैक्स का सिस्टम क्या था। तो पहली बात है कि फ्रांस में जो टैक्स का सिस्टम था वो ये था कि आपको मैं बता दूं कि जो टैक्स जनता, मतलब थर्ड स्टेट सरकार को देती थी, मतलब लुइस 16 को देती थी, उस टैक्स का नाम क्या था? टेल। क्या नाम था? टेल था। और जो टैक्स
थर्ड स्टेट किसान किसको देते थे? चर्च को देते थे। उस टैक्स का नाम क्या था? तिथे। क्या नाम था? तिथे था। तिथे का मतलब क्या होता है कि जो टैक्स होता है जो चर्च को देते हैं, मान के चलिए कि आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ 100 रुपया का, आपने पूरे साल भर में 100 रुपया का क्या किया? एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किया, तो 100 रुपया का 1/10 भाग मतलब 10 रुपया आपको किसको टैक्स देना पड़ेगा? चर्च वाले को। इतना बात क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि पूरे फ्रांस में क्या था, 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ? पूरी तरह से क्रांति का उदय हो गया। लुइस 16 को लोग मारने के लिए अड़ गए थे। रीजन क्या था, क्यों आखिर हुआ? तो मैंने आपको समझाया कि फ्रांस में 1774 में क्या हुआ? लुइस 16 राजा बना, उसके पास पैसे नहीं थे, उसकी जो रानी थी बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची थी। उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस का जो खजाना था वो खाली था। रीजन क्या था कि फ्रांस लंबे समय से वार कर रहा था। फिर लुइस 16 ने अमेरिकन कॉलोनीज को मदद की ब्रिटेन से आजाद होने में। इसके वजह से 2 बिलियन लिवरे उसके और ऊपर टैक्स बढ़ गया, कर चढ़ गया। इसको उतारने के लिए उन्होंने क्या किया? टैक्स का रेट बढ़ा दिया। टैक्स का रेट बढ़ाने के बाद क्या बोला कि टैक्स सिर्फ कौन देगा? थर्ड स्टेट देगा। कहता है कि वहां पे 90% लैंड था, 90% पॉपुलेशन क्या था? वो आपका पीजेंट था, लेकिन उनके पास लैंड नाम मात्र का था। 60% लैंड किसके पास था? क्लर्जी के पास, नोबिलिटी के पास और रिचर बिजनेसमैन ऑफ थर्ड स्टेट के पास था। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग तो टैक्स देते थे, द टेल नाम का टैक्स देते थे किसको? थर्ड स्टेट गवर्नमेंट को देते थे, मतलब लुइस 16 को। और जो तीथे देते थे वो कौन को देते थे? गवर्नमेंट। पीजेंट्स किसको देते थे? चर्च वाले को। ठीक है, तो अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो प्लीज इस ऑडियो को पूरा सुनिएगा, इसको देख लीजिएगा। और तो अगला टॉपिक जो है वो स्ट्रगल टू सरवाइव में, वो क्या है? टॉपिक का नाम है द स्ट्रगल टू सरवाइव, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 पे है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन 1789। कहता है कि 1715 में जो फ्रांस की क्या थी आबादी, जो जनसंख्या थी वो 23 मिलियन थी, मतलब 2 करोड़ 30 लाख। क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख, तो 23 मिलियन में कितना होगा? 2 करोड़ 30 लाख। ठीक है, और 1789 में वो जो जनसंख्या है 28 मिलियन हो गई। कितनी होगी? 28 मिलियन। कहने का मतलब 2 करोड़ 80 लाख क्या हो गई? जनसंख्या हो गई। इतना बात दिक्कत नहीं है। आगे कोई तुमसे पूछ दिया कि बताओ कि 1715 में फ्रांस का जनसंख्या कितना है, तो क्या बोलोगे? 23 मिलियन। और कोई पूछा कि 1789 में कितना है जनसंख्या, क्या बोलोगे? 28 मिलियन। आगे सिंपल सी बात है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड ग्रेन्स का डिमांड भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये तो कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब एक बात बताओ कि फूड ग्रेन अगर रफ्तार से नहीं होगा, मतलब प्रोडक्शन जो है तेजी से नहीं होगा, तो क्या होगा? देश में क्या होगा? भूखमरी आएगा। अब मान के चलो कि 100 आदमी का मेरे देश में जनसंख्या है, 100 आदमी का, और खाना बनता है सिर्फ 50 आदमी के लिए, तो क्या होगा? खाना उपजता है 50 आदमी के लिए, तो वही 50 आदमी के खाना में तो छीना झपटी होगा कि नहीं होगा? होगा। क्लियर है? सबको बराबर खाना मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। आगे कहता है कि सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। इसी वजह से कहा कि जो ब्रेड का दाम था वो काफी तेजी से क्या हुआ? बढ़ना शुरू हो गया। सिंपल सी बात है कि भैया जब प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, प्रोडक्शन जब हुआ ही नहीं तब किस चीज का उम्मीद करे? कहां से ब्रेड आएगा? आगे मस्ट वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड एज लेबर इन वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स देयर वेज। कहता है कि अधिकतर वर्कर क्या हो गए? लेबर की तरह काम करने लगे दुकानों में। लेकिन अब इतना है कि अब मान के चलो कि मार्केट में एक रोटी का दाम है 20 रुपया और तुमको महीना में मिलता है मात्र 40 रुपया किसी दुकान से, क्या तुम सरवाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वही कहता है कि दुकान में वेज फिक्स कर देने से क्या हुआ? लेबर्स का परेशानी दूर नहीं हुआ। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडेंड, मतलब जो बहुत बड़ा जो गैप होने लगा किसके बीच? गरीब और अमीर के बीच का जो गैप बढ़ने लगा। थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्राउट और हेल्थ रिड्यूस हार्वेस्ट। कहता है कि चीजें और ज्यादा खराब हो जाती थी। एक तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, एक तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, उस पर से अगर भूख क्या कहते हैं ड्राउट आ गया, सुखाड़ पड़ गया या पत्थर पड़ गया, ओलावृष्टि हो गया, तो क्या होगा? फसल और ज्यादा बर्बाद। मतलब एक तो चीजें खराब थी, ऊपर से और ज्यादा क्या हो गई? नेचुरल कैलेमिटी से चीजें और ज्यादा खराब हो गई। आगे दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस। इससे क्या हुआ? सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गया। मतलब क्या होता है सबसिस्टेंस क्राइसिस का?
कि एक ऐसा सिचुएशन, मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पे जीवन के जो बेसिक मीन्स होते हैं, मतलब जीवन यापन करने के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे खाना पीना, रहना, कपड़ा, मकान, ये सब अगर जब खतरे में पड़ जाए, ये सब अगर जब खतरे में पड़ जाए तो कौन सा क्राइसिस कहलाएगा? सबसिस्टेंस क्राइसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सबसिस्टेंस क्राइसिस कहलाएगा। ठीक है। अब कहता है कि समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम में, जो ओल्ड रिजीम मतलब क्या, कि मतलब जो 1789 से पहले जो इंस्टीट्यूशंस था उसमें सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या लगातार आते रहता था, जो कभी भी देश के लिए क्या था, अच्छा नहीं था। तो हमने क्या पढ़ा? तो हमने ये पढ़ा कि क्या हुआ कि 1715 में फ्रांस का जो पॉपुलेशन था कितना था? 23 मिलियन। और 1789 में कितना हो गया पॉपुलेशन? 28 मिलियन। अब सिंपल सी बात है कि जो डिमांड फॉर फूड ग्रेन भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, लेकिन प्रोडक्शन उतना ज्यादा क्या हो रहा था? नहीं हो रहा था। इससे क्या हुआ कि जो प्राइस ऑफ ब्रेड था वो काफी ज्यादा क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि उसमें ब्रेड क्या था, मतलब जब हम लोग क्या रोटी थाली में से आज रोटी चला जाए, रोटी का दाम बढ़ जाए, हम लोग का पेट भर पाएगा, क्योंकि रोटी सबसे ज्यादा हम लोग क्या खाते हैं? रोटी ही खाते हैं ना, उसके बाद है ना चावल खाते हैं। और कुछ घर में अगर नॉनवेज बन रहा है, मम्मी 2 रोटी पहले दे दो, उसके बाद ही हम कुछ और खाएंगे। क्लियर है? आगे कहता है कि कुछ लेबर्स क्या हुए, वर्कशॉप में काम करना शुरू कर दे, लेकिन उनका क्या कहते हैं, वेज जो था, मतलब मेहनताना था, क्या था, मतलब महंगाई के हिसाब से उसको सैलरी नहीं मिल रही, तो उससे और ज्यादा क्या हो गया, दिक्कत आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि इस कंडीशन में क्या हुआ, पुअर और रिच के बीच का गैप काफी ज्यादा बढ़ गया, और ये कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती थी तब जब पूरे देश में ओलावृष्टि या सुखाड़ पड़ जाता था तब। इससे क्या हुआ, पूरे देश में सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गया। क्या आ गया? सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे जीवन का जो बेसिक मीन्स है, वो क्या हो जाए, खतरे में पड़ जाए। क्लियर है? थैंक यू।